हेलो दोस्तों, आज हम एक बाउंडेड वेरिएबल एलबीपी का एक नया सवाल हल करेंगे। देखो, इसमें उद्देश्य फलन ये दिया हुआ है और यहाँ पर ये प्रतिबंध है जिसमें सभी चिन्ह लेस देन एंड ये बाउंडेड कंडीशन है, यानी y1 है ना वो 0 और 3 के बीच में है और y2 है 0 और 2 के बीच में है। और अन्य यानी x3 x4 जो हम जोड़ेंगे वो यानी अनंत माने जाएंगे, 0 और अनंत के बीच में माने जाएंगे। तो सबसे पहला काम होता है स्टैंडर्ड रूप में चेंज करना है। स्टैंडर्ड रूप में चेंज करने के लिए इन चिन्हों को हटाना होता है। हटाने के लिए हम करेंगे कि इसके अंदर एक x3 नया वेरिएबल जोड़ेंगे, इसके अंदर एक x4 x5 x6 कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। और वैसे भी आप सिंप्लेक्स मेथड में भी स्टैंडर्ड रूप करना सीख गए होंगे। इसका मैं स्टैंडर्ड रूप लिख देता हूँ। और स्टैंडर्ड रूप में हम उद्देश्य फलन होता है इसके जो नए वेरिएबल x4 x5 ये जोड़ेंगे, इसका कॉस्ट यानी हम 0 लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे मैक्सिमम z बराबर 2x1 प्लस x2 सेट x1 प्लस 2x2 x3, यहाँ पर होगा 0 x3 और बराबर 10। और सेकंड के लिए होता है x1 प्लस x2, यहाँ पर x3 का कोएफिशिएंट होगा 0 x3 प्लस यहाँ पर एक नया वेरिएबल जोड़ेगा x4, जहाँ की इसके अंदर इसका कोएफिशिएंट होगा 0 और यहाँ भी इसका कॉस्ट 0 होगा बराबर 6। इसी प्रकार हम अन्य लिखे, ये मैंने इसका स्टैंडर्ड रूप लिख दिया। और नॉन नेगेटिव कंडीशन है 0 x1 तो है 0 और 3 के बीच में, और x2 है ना ये है 0 और 2 के बीच में। और अन्य जैसे 0 xi, यानी ये आई बराबर हम लेंगे 3 3 4 5 यानी जितने भी वेरिएबल नीचे 3 4 5 6 ये 0 और अनंत के बीच में बाउंडेड हैं। अब सबसे पहला काम होता है हमें सिंप्लेक्स टेबल बनाना। हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं पहले। ये हमारी सिंप्लेक्स टेबल है। इसके अंदर ये है उद्देश्य फलन की कॉस्ट 2 1 0 0 0 और यहाँ पर हम लिखेंगे। और इंटर कौन करेगा? इंटर करेगा ये। तो यानी हमारा वो हो जाए की एलिमेंट ये आ गया -1, क्योंकि अपने दोनों मिलते हैं ना, इंटरिंग और डिपार्टिंग वहाँ पर की एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर तो हमें प्राप्त करना है 1 और यहाँ पर 0 0 0 और इस पर हम नेक्स्ट टेबल बना लेंगे। ये देखो हमारी सारणी हो गई तैयार। अब हम क्या करेंगे, मैंने वो पहले क्या बताया, पहले बताया कि थीटा बराबर थीटा 2 आएगा ना, तो पहले हम सारणी बनाएंगे, फिर कुछ न कुछ हम आगे चेंज होगा, यानी ये बेसिस के अंदर कुछ चेंज होगा। अब देखो पहले हम निकालते हैं जेड माइनस सी, इसका इससे गुणा और फिर ऊपर से घटाना है। ये आ गया -3, ये आ गया 0, ये 0, ये भी 0, ये -1 और 0। अब देखो एक बात बताता हूँ वहाँ पर हमें नेक्स्ट पहले सारणी थी ना, इसके अंदर मान ली एक ही संख्या थी जेड माइनस सी में -3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये भी माइनस आ गया और ये भी माइनस आ गया, यानी कि संख्या बढ़ गई। तो अब हमें क्या कहें, इनमें से एक है ना, यानी -3 वाली ये हटाना पड़ता है। अब मैंने क्या आपको बताया था कि पहले हम सारणी बनाएंगे, फिर इसमें से कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो चेंज करने के लिए हम देखो इसके मोस्ट नेगेटिव कौन होता है, मोस्ट नेगेटिव इसमें से ये है। तो अब ये इसका हम पूरे का साइन है ना, यानी चिन्ह, पूरी का चिन्ह चेंज कर देंगे। और चिन्ह चेंज करने के लिए कुछ सूत्र होता है, ये एक फुल यानी प्रोसेस होती है, वो भी मैं आपको दोनों बताऊंगा। देखो पहले हम ui माइनस एक्स भी निकाल लेते हैं, या हम पहले भी 3 4 बार बता चुका हूँ, x y4 y5 y6। क्यों? इसके कारण तो हमारा क्या बन रहा है, इकाई सदिश बन रहा है, यानी y3 1, y4 के कारण यहाँ पर भी 1, y यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 और अन्य 0 0, क्योंकि ये सारे बेसिस के हैं। और जो बन चुका है उसे यहाँ पर ये क्या है, ये है 10 6 2 1, और ये भी हम स्टैंडर्ड रूप पे वहाँ से गुणा करके मैट्रिक्स निकाल लेंगे। 1 2 1 1 1 2 1 -1 -2, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आता है यानी जो होता है बेसिस के अंदर जो वेरिएबल होते हैं ना उनकी कॉस्ट y3 है। तो y3 कॉस्ट क्या है 0, x4 की 0, ये 0, इनकी कॉस्ट होती है 0 0 0। अब काम होता है यहाँ पर जेड माइनस सी यानी इनका इनसे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, माइनस ये ऊपर वाला। तो यहाँ पर हल करो -2 -1 0 0 0 0। अब देखो मैं चीज़ ये पे यहाँ पर हम देखो ui माइनस एक्स भी निकालते हैं। ui क्या है, ui अपर बाउंड होता है,
है, हाँ अपर बाउंड होता है, और एक्स भी होता है ये आई का मान यहाँ पर 1 2 3 4 ये इनके अनुसार लेते हैं। तो यू आई देखो पहले हम लिखें यू आई यानी अपर बाउंड किसका, यानी इसका यहाँ पर y3 है, y3 मतलब x3, तो x3 का अपर बाउंड क्या है, x3 का अपर बाउंड तो यहाँ पर देखो x3 यानी जब i बराबर 3 लेते हैं तो अपर बाउंड इसका क्या हुआ अनंत, यानी अनंत है इसका अपर बाउंड, ये है लोअर बाउंड इसका। तो देखो अनंत माइनस एक्स बी आई यानी इसके संगत इसका मान ये क्या 10, तो ये है 10। इसी प्रकार अन्य क्या होगा x4 का भी अपर बाउंड अनंत माइनस 6 अनंत माइनस 2 अनंत माइनस 1, और यहाँ पर घटा कर लिख दो अनंत क्योंकि अनंत में से कुछ भी घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है अनंत। अब देखो मैं चीज़ें भी, अब देखो हमारे यहाँ पर जड़ जो मैंने चीज़ें क्या है ये है नेगेटिव, तो यहाँ पर हमें जब तक हल करना है जब तक ये किया जीरो या पॉजिटिव ना आ जाए, तो इसके लिए क्या है जड़ जे माइनस सी जे बड़ा या नॉट यानी बड़ा नहीं है जीरो से। तो अब क्या करा यहाँ पर पहले हम निकालेंगे इंटरिंग वेक्टर, यानी देखो बेसिस के अंदर ऑलरेडी ये वेरिएबल है। अब देखो इनमें से कोई एक वेरिएबल यानी ये ना दो, इनमें से कोई ना कोई एक वेरिएबल इंटर करेगा, उन चारों में से बाहर निकलेगा। तो जो मोस्ट नेगेटिव होता है यानी मोस्ट क्या है यानी सबसे ज़्यादा नेगेटिव है यानी -2 है, तो -2 क्या है इंटरिंग है, तो इंटरिंग वेक्टर होता है y1 यानी ये इंटरिंग वेक्टर होगा यहाँ पर। अब देखो डिपार्टिंग वेक्टर के लिए मैंने आपको पहले बताया था पहली वीडियो में θ1 θ2 θ3 निकालते हैं और उनका मान निकाल कर इन तीनों में से θ1 होते हैं उससे मिनिमम लेते हैं। तो θ1 बराबर क्या होता है फॉर डिपार्टिंग वेक्टर क्या होता है डिपार्टिंग वेक्टर के लिए होता है θ1 बराबर मिनिमम एक्स बी आई, ये सूत्र आपको याद रखना ही पड़ेगा। बट इंटरिंग वेक्टर होता है y1 क्यों लिया है क्योंकि ये y1 ये है और y1 होता क्या है यहाँ पर इसमें पॉजिटिव होता है। तो अब रखो मान मिनिमम देखो एक्स बी आई यानी y की वो मान है जिसके लिए y पॉजिटिव है, यानी कि इसमें देखो सारे मान y की क्या है ऑल टू जेड पॉजिटिव है, तो इसके अंदर सारे आ जाएंगे। यार ऊपर क्या आएगा एक्स बी आई यानी ये यानी 10/1 6/1 2/1 और 1/1 यानी 10/1 10 6/1 2/1 और 1/1, और इनमें तीनों में से चारों में से मिनिमम है 1 यानी इसका मान आएगा 1। तो θ2 बराबर, तो θ2 क्या होता है मिनिमम एक्स बी यानी वाई आई माइनस एक्स बी आई बटा माइनस वाई आई वन क्या होता है निगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर कोई भी y1 यानी इंटरिंग वेक्टर है, इंटरिंग वेक्टर में क्या है कोई भी निगेटिव नहीं है, तो निगेटिव नहीं क्या है तो इसका मान सीधा ही अनंत लेते हैं, अनंत आएगा। ठीक है इसका मान लेते हैं हम अनंत। अब देखो हम निकालना है हमें θ3 यानी अपर बाउंड होता है, अपर बाउंड किसका है इंटरिंग वेक्टर क्या है y1 यानी x1 का अपर बाउंड क्या है x1 का देखो ये है x1 का अपर बाउंड है 3 यानी यहाँ पर आएगा इसका y1 यानी ui बराबर ये है 3। अब थीटा का मान कैसे निकालते हैं, थीटा का मान होता है तीनों में से मिनिमम, यानी थीटा बराबर मिनिमम θ1 θ2 और θ3, यानी कि मिनिमम θ1 क्या है 1 इन्फिनिटी और 3, इन तीनों मिनिमम क्या है 1 मतलब किसके कारण 1 देखो 1 किसके कारण है इसके में यानी θ1 तो θ बराबर θ1 होता है ना, तो कोई में सिंपल तरीके से हल करते हैं। जब θ बराबर θ2 होता है जो अलग नियम होता है, θ बराबर θ3 आएगा तो अलग नियम होगा। यहाँ पर हम सिंपल तरीके से भी हल करेंगे। इसका मतलब क्या θ1 बराबर देखो एक किसके कारण है यहाँ पर देखो एक आया 1/1 के लिए यानी 1/1 इसके कारण 1/1 इसके कारण मतलब ये मिनिमम आया है, यानी ये होगा की एलिमेंट। अब देखो की एलिमेंट नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट टेबल के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट टेबल के अंदर जैसे यहाँ पर तो मैं 1 ले लाए क्योंकि ये इंटर करेगा और बाहर कौन सा निकलेगा, बाहर निकलेगा यानी y6 क्योंकि थीटा बराबर क्या है थीटा बराबर θ1 और 1 में क्या है 1 किसी कारण ये 1 आया किसी कारण यानी इसके कारण यानी y6 के कारण आए, तो यानी 6 तो क्या होगा डिपार्ट यानी 6 है ना ये तो बाहर निकलेगा और इंटर कौन सा करेगा ये, और
यहाँ पर हम ये नेक्स्ट टेबल में यहाँ पर तो एक बनाना है और यहाँ पर 0 0 0 यानी अन्य टेबल एक दूसरे में घटाकर हमें हल करने हैं, जो कि हम सिंपलेक्स मेथड में पहले पढ़ चुकी है। अब मैं डायरेक्ट सीधी सिंपलेक्स अगली टेबल बनाता हूँ, फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस बताऊँगा। ये हमारी नेक्स्ट टेबल तैयार हो गई है। इसके अंदर वही काम दोबारा जेड जब चीज़ें निकालेंगे, यानी इसके अंदर से गुणा, इसके इससे गुणा है, फिर ऊपर वाला घटाना है। तो ये देखो हल करो, 0 -5 1 0 0 0 0। अब की बार भी देखो निगेटिव आ रहा है, यानी जेड जब चीज़ें क्या है, निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव आ रहा है तो हमें आगे और हल करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम निकाल लेते हैं ui - xbi। ui क्या यानी अपर बाउंड क्या है, यानी y3 यानी x3 का अपर बाउंड क्या है, इन्फिनिटी -9। इसी प्रकार इन्फिनिटी -5 इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी नहीं, यानी y1 है, y1 यानी x1 का अपर बाउंड क्या है, x1 का अपर बाउंड है 3, क्योंकि x1 है 0 और 3 के बीच में बाउंडेड है। तो यानी इसका अपर बाउंड क्या होगा 3 और -1। तो यहाँ पर लिख दो बाहर निकाल कर, यानी इन्फिनिटी और 3 में से 1 है 2। अब क्या है, अब आगे का प्रोसेस करते हैं हम। देखो जेड जे, देखो जेड जे माइनस सी जे क्या है, नॉट, यानी 0 से बड़ा नहीं है और नहीं सही बराबर है, क्योंकि इसके कारण जे नाम की तरह हम ये भी लिख सकते हैं Z2 माइनस ये, क्योंकि ये एक ही मान है जो पॉजिटिव नहीं है और तो सारे 0 या 0 हैं या 0 से बड़े हैं। ठीक है। अब पहले होता है इंट्री वेक्टर क्या है, जो मोस्ट नेगेटिव, ये इंट्री वेक्टर है। इंट्री वेक्टर बराबर आएगा y2, इंट्री वेक्टर हो गया y2। अब हमें क्या डिपार्टिंग वेक्टर सोल्व करना है। डिपार्टिंग वेक्टर के लिए क्या है, θ1 θ2 θ3। तो θ1 का सूत्र लिख देता हूँ मैं और फिर आप मान निकाल लेना। अब देखो θ1 क्या होता है, ये θ1 का सूत्र होता है, यानी इसके अंदर y2 है, ये एंट्री वेक्टर होता है, ये होता है पॉजिटिव। तो इसका मान रखो बराबर मिनिमम xbi। पहले y2 का मान वो लेना जिसके लिए y2 मान पॉजिटिव है। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव कौन सा है, y2, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये यानी 3 मान है पॉजिटिव। ये पहले ये लेने हैं और θ1 में तो ये पहले लेना है, फिर θ2 के अंदर माइनस लेना है, ये यानी कि 9/4 5/3 और 1/1। अब इन तीनों में से निगेटिव लेना होता है हमें तीनों। तो ये हल करो, ये क्या होगा, देखो ये होगा आपका मान 9/4 5/3 1/1, यानी कि 1 आएगा। और इसी प्रकार दूसरे में क्या है, दूसरे में देखो ये y2 है ना, ये लेना होता है माइनस का मतलब ये, यानी ये -2 है, ऊपर क्या आता है, ऊपर आता है ये, यानी 2/-2 माइनस सूत्र में माइनस प्लस, यानी 2/2 यानी 1। इसका मान क्या आ गया, इसका मान आ गया मिनिमम 1, यानी 2/-2 2, इसका मान आ गया 1। और θ3 क्या है, θ3 होता है यानी कि जो इंट्री वेक्टर होता है ना, इंट्री वेक्टर क्या है, इंट्री वेक्टर था ये y2 मतलब x1 है, x2 यानी y2 तो x2, यानी x2 का अपर बाउंड है। x2 का अपर बाउंड क्या था, x2 का अपर बाउंड देखो सवाल के अंदर दिया होगा, x2 ये है, तो x2 का अपर बाउंड क्या है 2, ये होता है लोअर बाउंड, ये होता है अपर बाउंड। तो यहाँ पर मान आ गया हमारा 2। अब देखो तीनों में से लेना है मिनिमम, यानी 1 1 2, मिनिमम क्या है 1। तो यहाँ पर देखो आप अकेले इसका क्या थीटा बराबर है θ1 भी ले इसका, और θ बराबर θ2, क्योंकि इन दोनों मान क्या है समान है। तो अब ये अगर θ1 लेते हैं तो हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि अगर हम θ बराबर θ2 लेंगे ना तो एक लंबी प्रोसेस होगी। अगर हमारे पास ये मान लीजिए कि 1.2 आ जाता, फिर तो हमें ये लेना ही पड़ता, मजबूरी होती। तो अब ये दोनों सेम है ना, तो हम हो सके तो θ1 ही लेना है ताकि हमारे लिए आसान होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर हम ये देखना है कि डिफॉल्ट कौन होगा, क्यों θ1 बराबर, अभी हम ले रहे हैं, ये तो नहीं लेंगे, ये लेंगे θ1 यानी 1 किसके कारण आ रहा है, यानी 1/1। तो 1/1 देखो किसके लिए आ रहा है, वही डिफॉल्ट होगा। अब देखो यहाँ पर 1/1 यानी
ये माने ना इसके लिए, यानी कि y5 यानी इंट्री तो करेगा ये और डिपार्ट कौन है ये, यानी y5 है ना, ये तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इंटर कर जाएगा y1, तो नेक्स्ट टेबल में सेम लेंगे और ये चेंज हो जाएगा। और रही बात की एलिमेंट की, की एलिमेंट कौन होगा, की एलिमेंट होगा ये, क्योंकि डिपार्टिंग और इंट्री जहाँ पे मिलती है ना वो की एलिमेंट है। यहाँ पर तो हमें नेक्स्ट टेबल में एक रखना है, एक यानी, और यहाँ पर हमें 0 प्राप्त करना है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो हम इसके टेबल के अंदर कुछ वो मैट्रिक्स में चेंज होते हैं, बस चेंजेस करेंगे, ये आप सोम करना आगे। ये हमारी नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल तैयार है। अब देखो यहाँ पर क्या कॉस्ट आती है, यानी y3 की कॉस्ट क्या है 0, 4 की भी 0, और 2 की 1 और 1 की 3। ठीक, अब वही जेड माइनस सी जे, जेड सी जे क्या आएगा 0 0 0 0 5 और -3। इसकी इस बार भी क्या है, इस बार जेड के 6, यानी ये क्या है नेगेटिव आ रहा है, तो यानी जेड 6 माइनस C6 नॉट इक्वल या 0, यानी पॉजिटिव नहीं है, मेन बात ये सीधी। अब देखो तो में पॉजिटिव नहीं है तो वही प्रोसेस, तो इंट्री वेक्टर क्या हुआ ये, यानी इंट्री वेक्टर बराबर y6। अब डिपार्टिंग निकालें, डिपार्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, पहले ui माइनस एक्स बी आई का मान निकालेंगे। तो ui क्या, ui अपर बाउंड होगा, यानी ये देखो ये है y3 यानी x3 का अपर बाउंड क्या है, x3 का अपर बाउंड है इन्फिनिटी, परसेंटेज दिया हुआ है, माइनस ये 5, ये होता है इन्फिनिटी -2 2 -1, क्योंकि x2 का अपर बाउंड क्या है 2 और 1 का है 3, और ये 3 - 3, ये इन्फिनिटी 2 में से क्या है 1 और 0। अब मेन काम होता है हमारा डिपार्टिंग, यानी बाहर को निकल, डिपार्टिंग के लिए θ1 θ2 θ3। पहले मैं इसका सूत्र लिख देता हूँ, वो पहले भी लिख चुका हूँ, आप लिख लेना। ये देखो θ1 क्या था, θ1 होता है, यानी इसके अंदर डिपार्टिंग में लेना था पॉजिटिव, तो पीछे में क्या क्या था वो एक काम, देखो यहाँ पर पॉजिटिव क्या है 2, ये तो ये है 2, ये 2 नेगेटिव है, यानी θ1 के लिए काम आएगी, यानी कि 5/3 और 2/2, यानी हम दोनों, यानी छोटा कौन है इसके अंदर है 1। और सेम यही तरीका देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि सूत्र के अंदर मैंने से 1/1 और 1 है, ये नहीं है इसके अंदर, ये आता है भाई, ये बार गलती कर रहा हूँ मैं, आप भी। तो देखो यहाँ पर मिनिमम को ना, क्योंकि 0 में कुछ भी भाग देंगे तो 0 ही है, तो यहाँ पर आएगा देखो 1 और 0/1 यानी कि 0। और θ3 होता है अपर बाउंड ऑफ इंट्री वेक्टर y6, यानी x6 का अपर बाउंड क्या है, x6 का अपर बाउंड है इन्फिनिटी, यानी इसे y6 भी कह सकते हैं। इसमें तीनों में से मिनिमम 1 0 इन्फिनिटी, तीनों में से मिनिमम क्या आएगा 0, यानी 0 आएगा θ2। हाँ, अब ये मैंने सवाल स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था 1 नंबर वीडियो में, यानी लगभग हमारा थ्योरी का जस्ट इससे 2 वीडियो आ गया, 1 वीडियो पहले है, कि जब θ2 आता है ना, तो पहले हम नेक्स्ट सरणी बनाएंगे, सरणी, फिर वेरिएबल के अंदर चेंज होगा, x1 x2 x3 किसी के भी अंदर हो सकता है। अगर θ बराबर θ3 आ गया तो हम क्या करेंगे, सीधे नेक्स्ट सरणी नामक पहले चेंजेस होगा, यानी वेरिएबल के अंदर कुछ चेंज होगा, और यहाँ पर θ बराबर आता है θ2, तो θ2 आया ना तो कुछ नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद यानी बेसिक वेरिएबल होते हैं, इसके अंदर कुछ चेंज होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम देखो निकाल लेते हैं डिपार्टिंग वेक्टर, तो θ2 में है 0, यानी इसके कारण 0 किसके कारण है, यानी इसके कारण, यानी y1 के कारण, तो y1 क्या होगा डिपार्ट, और x-60 2 + 2 और इन्फिनिटी +2, यानी ये क्या होगा इन्फिनिटी ये 4 और इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो, अब मैंने बताया था कि इस यानी सिस्टम है ना, इसके अंदर पूरे के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होगा, इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है, वो सूत्र क्या है, यानी पूरी बेसिस को पहले तो बेसिस को अपडेट करना पड़ेगा, प्लस इसमें चेंज होगा दोनों में। तो पहले मैं यानी एक सूत्र है बेसिस को अपडेट करता हूँ, यानी अपडेट द बेसिस, सूत्र है एक्स बी के भी हमें देखो
इसे हम डैश से भी लिख सकते हैं। ये क्यों नई बेसिस प्राप्त होगी में बराबर होती है एक्स बी के। एक्स बी क्या है? एक्स बी तो ये है के, ये K1 K2 K3 K4 के का ये मान माइनस वाई। वाई क्या है? वाई देखो, वाई हमें लेता है मोस्ट नेगेटिव, इसके अंदर जो होता है यानी वाई वन है, ये मोस्ट नेगेटिव है तो वाई वन इसके अंदर आएगा ये, यानी वाई वन आ गया यहाँ पर, या वाई वन के स्थान पर आयु कुछ भी लिखते हैं वाई, और इसकी गुणा में आता है वाई वन। जो भी मोस्ट नेगेटिव यानी वाई वन नेगेटिव यानी ये है, यानी मोस्ट नेगेटिव है तो इसका यानी कि अपर बाउंड ये होता है यू वन, यानी वाई वन का होता है एक्स वन, इसके इस वाई वन के साथ वेरिएबल होता है एक्स वन, और इसके यानी कि अपर बाउंड होता है एक्स वन का यू वन। तो ये सूत्र होता है मेन तो इसके अंदर हम मान रखेंगे और फिर नई एक प्राप्त होगी हमारे पास, जो कि आवश्यक सदिश जो नेक्स्ट टेबल में रख देंगे। तो देखो एक्स बी के का मान लिया 1 डैश, पहले ने लिखा ये मान माइनस वाई वन का मान कितना है 3 इंटू U1 होता है अपर बाउंड ऑफ x1, यानी x1 का अपर बाउंड क्या है? x1 का अपर बाउंड क्यों है? x0 और 3 के बीच में है तो अपर बाउंड है इसका 3, 3 9 इसकी याद हो हलो करो भाई 5। इसी प्रकार अन्य होगा एक्स डैश बी 2 8 माइनस 2 इंटू 3, 8 माइनस 6 यानी कितना होगा 2। इसी प्रकार अन्य होगा यानी एक्स बी 3 डैश एक्स बी 4 डैश बराबर आएगा 1 और 0। ये तरीका है। एक अन्य तरीका ये तो देखो सीधा यानी सूत्र से, एक अन्य भी तरीका होता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, गुणा करने का मैट्रिक्स है पूरी हुई। तो इससे हमें क्या पहले समीकरण बना लेंगे, जैसे 3 1 2 0 है प्लस x3 ये 0 है यानी x4 बराबर बेसिस 14। अब देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि x1 है ना 0 और 3 के बीच में या ये मान, तो ये भी लिख सकते हैं कि x1 3। अब ये मैं x इस तरफ ले जाऊंगा यानी कि 3 माइनस x1 बड़ा 0 से। तो अगर मैं इसको नया कोई वेरिएबल मान लूँ, कुछ भी मान लीजिए इसको x1 डैश क्या होगा बड़ा 0 से, यानी x1 बराबर 3 माइनस x1 डैश बराबर 3 माइनस x1 ये हो गया। तो x1 बराबर क्या हो गया, x1 बराबर हो गया इसको इस तरफ यानी 3 माइनस x1 डैश। अब ये x1 का मान है ना, ये x1 का मान यहाँ रख दो, तो यहाँ रखें तो क्या होगा, तो यहाँ रखने पर देखो 3 माइनस x1 डैश प्लस इसका भाई ये 2 है गुणा का हमने लिखा नहीं है x3 प्लस, और ये भी देखो कुछ गलती करी है हमने, हाँ ये देखो ये 2 है ना गुणांक, वही 5 का है यानी x5 का, यहाँ पर भी हम 5 लिखेंगे। अब देखो x3 2x5 बराबर 14, तो गुणा करो ये अंदर 9 का 9 इस साइड जाएगा माइनस 3 x1 x3 प्लस 2 x2 बराबर 14 माइनस 9 बराबर क्या आएगा 5। तो ये देखो क्या है हमारा, यानी 5 ये होते क्या है, ये बेसिस के तो होते हैं, यानी आवश्यक सदिश होता है ना, वो आवश्यक सदिश वही तो बन रहा है। यहाँ पर है 5, यहाँ पर हमने क्या निकाला था, यही तो प्रक्रिया यहाँ पर थी 14 माइनस 3 गुणा 3 1 नंबर। और इसी प्रकार हम जो सेकंड है ना इससे भी समीकरण बनाएंगे, इसके बराबर 8 रखेंगे और फिर x1 का मान, फिर इसी प्रकार इससे बनाएंगे। ये प्रोसेस एक लंबी प्रोसेस हो जाती है, इसका शॉर्ट रूप ये उसका है, यानी कि 14 गुणा माइनस 3 गुणा 3, इसी प्रकार हम डायरेक्ट मान निकाल लेते हैं ताकि कोई भी
अब देखो मैंने इसके ये भी होता है, यानी इसके अंदर ये x1 है ना, x1 का गुणांक क्या है, चेंज हो रहा है। पहले क्या था, पहले इसका गुणांक सीधा था प्लस का 3, अब यहाँ पर इसका क्या होगा गुणांक -3, यानी x1 का गुणांक चेंज हो रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट के अंदर भी x1 का गुणांक चेंज होगा। इसी प्रकार ये उद्देश्य वाले ना इसके अंदर भी क्वेश्चन है इसकी, वो भी चेंज हो जाएगी। जैसे ये तो यहाँ पर क्या है -2 आ जाएगा, यहाँ पर -3 -2, ये माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस। अब नेक्स्ट टेबल बनाई ना तो इसके अंदर जो नया मार्क है बेसिस का जो निकाला है ना अभी, ये यानी 2 5 2 1 0, तो ये पूरा ये हुआ है ना वर्क, ये भी चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट टेबल के अंदर इसका मान रखते हैं हम, और मान कुछ भी चेंज नहीं होगा, और मान सेम टू सेम आएगी नीचे, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट टेबल तैयार रहेगी। इसके अंदर y1 के स्थान ना लिखकर y1 डैश आएगा, क्योंकि हमने यानी y1 है ना, यानी x1 को x1 डैश से रिप्लेस किया था, तो उसकी संगत यानी y1 डैश ही आ जाएगा, ठीक है। और ये हमें नेट मिलेगा। अब जेड जे माइनस सी जे पुनः प्राप्त करेंगे, तो जेड जे माइनस सी जे कहेगा 3 0 0 0 -1 0। जो पिछले टेबल में क्या था, ये माइनस आ रहा था ना, इसके बाद ये पॉजिटिव आ गया। और इसी प्रकार यू वाई माइनस जेड जे ये भी प्राप्त करेंगे। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये आएगा इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी। अब वही प्रोसेस यानी जेड जे माइनस सी जे नॉट इक्वल टू 0। एंट्री वेक्टर क्या है, मोस्ट नेगेटिव, ये एंट्री वेक्टर पर आएगा y5, डिपार्टिंग के लिए θ1 और θ2 θ3 निकालेंगे, उनमें से जो मिनिमम आएगा वही। तो θ1 का मान देखो यहाँ पर आएगा हमारा, θ1 बराबर आएगा, मैं बार बार नहीं निकालूंगा 2, और θ3 आएगा हमारा मान, θ2 आएगा 1, और θ3 होता है एंट्री वेक्टर होता है, एंट्री वेक्टर यानी y5 की संगत होता है अपर बाउंड, यानी x5 का अपर बाउंड इन्फिनिटी। तो इन तीनों में से क्या है, थीटा बराबर क्या होता है, इन तीनों में से सबसे छोटा क्या है 1, यानी θ2। अब वही थीटा बराबर वापस क्या आ गया, थीटा बराबर आ गया वापस θ2 आ गया। जस्ट जो हम ऊपर नेक्स्ट टेबल में करी थी ना, पहले सारणी बनेगी, सारणी बनने के बाद बेसिस को अपडेट करना पड़ेगा वापिस, यानी वही प्रक्रिया। ये लंबा हो गया बहुत ज़्यादा। तो पहले में देखो इसके अंदर की एलिमेंट देख लेते हैं। θ1 किसका नहीं, θ1 इसके अंदर 1 किसके कारण है, तो इसके अंदर देखो 1 माइनस का ये है इसके कारण, यानी ये हमारा की एलिमेंट होगा, यानी डिफॉल्ट y2 ये बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर तो हमें 1 नहीं करना है, और यहाँ पर 0 0 0। अब नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, ये हमारी नया टेबल बन गई है, ठीक है। अब देखो वापिस हो जेड जे माइनस सी जे, यानी इसका गुणा फिर ऊपर से घटाना 2 -1 0 0 0 0। अब देखो हमने थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर है θ2, θ2 आने पर पहले तो क्या कहते हैं नई टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के बाद में जो होता है ना, अब इसे अपडेट करते हैं, अपडेट। तो मैं जेड देखो जेड जे माइनस सी जे नॉट 0, ये माइनस है, तो हम अपडेट करेंगे, बेसिस दे अपडेट। तो ये चलो नेक्स्ट लिखता हूँ पेज, ये है। तो बेसिस अपडेट करने के लिए पहले मैं आपको सूत्र बता सकता हूँ। नाउ अपडेट द बेसिस वेरिएबल, ठीक है। अपडेट करने के लिए xb1, इसी प्रकार xb2, xb3 और xb4 ये मान निकालने होते हैं। तो पहला काम होता है जो हमारी पुरानी बेसिस है ना उसको लिखना। पुरानी बेसिस क्या है, ये 7 3 -1 -2, तो 7 3 -1 2, फिर माइनस 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 माइनस। फिर देखो अब यहाँ पर निगेटिव, ये निगेटिव है, यानी इस निगेटिव है ना, कई बार ये है ना वेरिएबल, यानी y2 यानी x2 किसके अंदर है, x2 है हमारा 0 और 2 के बीच में, यानी कि ये तो बेसिस अपडेट होगी प्लस तम ये अपडेट होगा, ये माइनस है, इसको क्या करना है, तो यानी x
लिखता हूँ, देखो x2 है ना, मैं क्या करूँगा, इसको इस तरफ ले जाऊँगा, यानी 2 माइनस x2 बड़ा है या बराबर है 0। इससे मैं क्या मानता हूँ, इसे मानता हूँ x2 डैश बड़ा या 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा देखो x2 डैश बराबर आ गया 2 माइनस x2, यानी x2 बराबर क्या आ गया 2 माइनस x2 डैश, ये आ गया। अब ये आएगा देखो तो यहाँ पर हमें क्या लेता है, यहाँ पर हमें लेता है कि पहले पिछली ये लेना था 2, यानी किसके अंदर बाउंडेड है x2 0 और 2 के बीच में बाउंडेड है, यानी 2 के अंदर बाउंडेड है 2 2 2 2, अरे इंटू अपर बाउंड लेना होता है, इंटू लेना होता है हमें ये पूरा का पूरा स्तंभ, यानी 2 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 1 माइनस 2, इसे हल करो भाई। हल करने के बाद मिलेगा 3 1 1 2, यानी ये क्या है, ये बेसिस आ गई है। और प्रॉपर तरीका में आपको जस्ट इससे पहले बताया हुआ है आपको कि प्रॉपर तरीके से कैसे हल करना है। तो ये मान के ये मान हम नेक्स्ट टेबल में रखेंगे, और जो यानी y2 है ना, y2 इसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, वो भी मैं आपको पहले बताया कि चेंज क्यों होते हैं। इसके भी पूरी यानी इसकी कॉस्ट भी चेंज होगी चिन्ह, और ये भी चिन्ह इसकी चिन्ह चेंज हो जाएंगे। मैं नेक्स्ट टेबल में लिखता हूँ, देखो नेक्स्ट टेबल में बेसिक चेंज हो रही है, यहाँ पर क्या होगा 3 1 1 2, और इसके भी चिन्ह चेंज हो गए। जस्ट जो पहले टेबल में चिन्ह थे ना, ये जो पूरी कम -1 फिर -2 -1, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ये लिखो पहले, देखो यहाँ पर इसका मान आ गया -1 -2 -1 1 2, और कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम टेबल डाल देंगे। ये हमारा जेड जे माइनस सी जी यानी टेबल लिख दिया है। जेड जे माइनस सी जी तैयार निकालेंगे तो ये आएगा 2 1 0 0 0 0। अब की बार देखो, अब की बार जेड जे माइनस सी जी क्या है, या तो 0 है या 0 से बड़ा है, यानी नेगेटिव नहीं है। तो मतलब ये हमारा सवाल यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब देखो तो मैं कुछ आपको बताता हूँ। देखो आपको पहले तो ये देखो x1, यानी x1 बराबर क्या था, यानी x1 बराबर 3 माइनस x1 डैश, और x2 क्या था, x2 ये देखो ये रहा x2 बराबर 2 माइनस x2 डैश, ये था। तो यहाँ पर देखो मैं x1 यानी अगर हम यहाँ पर y1 का मान प्राप्त होता तो y1 डैश का प्राप्त होता है, वहाँ पर y1 तो है ही नहीं, y1 डैश, तो यहाँ मतलब x1 डैश का मान क्या है 0, और y2 डैश भी नहीं है तो इसका मान भी 0। मैंने टेबल में ये अपडेट कर दिया, तो यहाँ पर इसका मान भी 0 इसका भी 0, मतलब x1 बराबर 3 और x2 बराबर 2। तो z मैक्सिमम क्या होगा, तो मैक्सिमम z बराबर, तो ये x1 और x2 और x3 का मान 3, x4 का मान 1, x5 का मान 1, और ये मान ये तो वैसे ही क्योंकि इसकी सभी कॉस्ट क्या है 0 0 है, तो वैसे भी काम नहीं होने वाले, तो इसका मान रख देते हैं हम उद्देश्य फलन यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो 2 × 3 प्लस 2 × 1 है, तो बराबर किसका 6 प्लस 2 8, यानी ये हमारा आ गया ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया इसका।